Assalamu alaikum and welcome everyone to the new episode of In Conversation with GSP. It is said failing to plan is planning to fail. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. वी विल लर्न हाउ टू प्लान आवर डे, वीक, मंथ्स एंड ईयर फॉर बेटर एंड क्विक रिजल्ट्स. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं गौर शरीफ भट्ट. अस्सलाम वालेकुम गौर साहब, वेलकम टू द शो टुडे. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर मेरा पहला आपसे सवाल है कि ऑर्गेनाइज होना क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग पसंद करते हैं गो विद द फ्लो. आपके ख्याल में क्या नुकसानात हैं ऑर्गेनाइज़ ना होने के? मेरे ख़्याल में पहली बात तो बड़ी सिंपल सी ये है कि वक़्त ज़ाया होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं, हम भी जब छोटे थे तो वी यूज्ड टू टेक प्राइड इन द फैक्ट दिस इज़ माय मेस एंड आई लव इट एंड आई नो हाउ इट वर्क्स। मुझे वेरी पता है मैं कहाँ पे हाथ रखूँगा, कौन-सा कागज़ निकल आएगा। बिल्कुल फ़िज़ूल बातें हैं। तो वक़्त ज़ाया करना अगर आपको पसंद है तो आप ना करें, प्लान ना करें ऑर्गेनाइज़। बट अगर वक़्त ज़ाया नहीं करना और वक़्त ही हमारे पास लिमिटेड है। बचपन में ही बड़ी किताबें ट्रू, पढ़ी हुई वेरी हैं, ट्रू. इसकी स्टोरीज़ भी सुनी हुई है कि वक़्त लिमिटेड है। तो मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, ये टोटल प्रोडक्टिव लाइफ़ के 40 साल हैं, 25 साल से लेकर 65 तक, वो भी अगर सुकून से मिल जाएँ, क्योंकि उसके बीच में ही सारा कुछ होना है। तो हाँ, उसी के अंदर खुशी भी है, गमी भी है, बीमारी-सिमारी भी है, उसी में कोविड भी आने हैं, हुकूमतें भी बदल रही हैं, सारा कुछ होना है। सो उसको ज़ाया ना करें वक़्त। बेहतरीन हो गया सर. सर ये बताएँ कि ऑर्गेनाइज़ होना क्या ये कोई नेचुरल टैलेंट है या इसको लर्न किया जा सकता है? अगर तो लर्न किया जा सकता है तो कैन यू शेयर सम टिप्स हाउ वी कैन प्लान आवर डे, आवर मंथ्स, आवर वीक्स एंड ईयर? आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू डू विद नेचुरल टैलेंट्स। अ, कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट ज़रूरी है, इट्स आउट ऑफ अ नो चॉइस सिचुएशन। यू हैव टू डू इट। आप ना करें ऑर्गेनाइज़ एंड यू कैन फेल, इट्स अप टू यू। तो इसलिए आपने इसमें कोई नेचुरल टैलेंट वाली बात नहीं है, सीखने की ज़रूरत है और सीखें। इसको सीखने में भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो इफ यू कैन पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट तो ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर। आप अपनी रूटीन को किस तरह एस्टेब्लिश करते हैं, डेली रूटीन को जिसमें आप डे को प्लान किस तरह करते हैं? वीक और इस तरह मंथ्स और अपना ईयर को किस तरह प्लान अच्छा, करते हैं? यूँ है कि आई थिंक दैट सक्सेस इन लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड हैबिट्स। हुँ, तो वो जो हैबिट्स है उसको फ़ॉर्म करना ज़रूरी है और वो हैबिट को ही आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने। ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है वीकेंड वॉरियर्स का, तो जो अ, सारा महीना या सारा हफ्ता कोई एक्सरसाइज़ नहीं की और इतवार वाले दिन उन्होंने कहा, आज आज जो है सारी ना मैंने एक्सरसाइज ही कर 14 लें। किलोमीटर की मैराथन भागनी है और उसके बाद मैं बहुत बड़ा एथलीट बन जाऊँगा। वो तकरीबन मतलब अपने साथ ज़्यादती करने वाली बात। इसी तरह से हमारे बहुत से दोस्त यार हैं जो सिर्फ़ इम्तिहानों से पहले पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं बड़ी मेहनत की थी। कुछ के नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। पता नहीं वो किस तरह आते हैं, बट दूसरे वो भी हैं जो शब बारात पे, शब मेराज पे सारी रात खड़े रहते हैं। ठीक? और उसके बाद कहते हैं साडियाँ सारियाँ दुआवां कबूल होनी चाहिए। कुछ लोग जुम्मा लाज़मी पढ़ते हैं। हाँ, तो कहने की बात ये है कि you have to do it every day. You have to adopt it as a habit. It has to become a part of your life if you want something to make a change. तो तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि अ, अगर आप गुड हैबिट कोई फॉर्म करना चाहते हैं तो हैबिट कैसे फॉर्म होती है? हैबिट रिपेटिटिव बिहेवियर से फॉर्म होती है। जो चीज़ हम बार-बार करते हैं उसी को हम हैबिट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो कहते हैं रिपेटिटिव बिहेवियर से हैबिट बनती है और हैबिट से कैरेक्टर बनता है। तो अगर आपका कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, शेड्यूल करना चाहते हैं, अपना एक रूटीन बनाना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठने की या उससे पहले अपने ज़हन को ऑर्गेनाइज़ करने की, अपने दिमाग को, अपने डेस्क को, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ करने की, 100 चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज़ करने की। देयर इज़ नो एंड टू हाउ मच यू कैन ऑर्गेनाइज़। क्या आप अर्ली बर्ड हैं या आप कोई जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसमें कोई रूल यूज़ करते हैं 80-20 या 90-10? नो, आई नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। टू ईच हिज़ ओन, बट एनीवेज़ राइज़िंग अप अर्ली इज़ अ गुड हैबिट बिकॉज़ एज़ देखिए दोनों चीज़ें जो है ना, मैंने पहली बात जो की है वो वक़्त ज़ाया करने से रिलेटेड, कि वक़्त नहीं ज़ाया होना चाहिए। ऑर्गेनाइज़ होने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि वक़्त ज़ाया नहीं होता। तो अब वो जब आप
अर्ली बर्ड नहीं है तो इसका मतलब जानबूझ के पहले 4-6 घंटे तो वो ज़ाया करें आप। सूरज 5 बजे का निकला हुआ है, आप 10 बजे बिस्तर से निकल रहे हैं, तो 5 घंटे तो वो ज़ाया कर दिया आपने। हाँ, एंड सो इसलिए यह राइज़िंग अप अर्ली इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एनीबॉडी हू हैज़ एवर अकम्प्लिश्ड एनीथिंग इन लाइफ have have been more awake than they have been asleep। ठीक, ज़्यादा देर जागे हैं और कम देर सोए हैं। तो कोई ज़्यादा देर सोने वाला जो है उसने ज़िंदगी में कुछ ख़ास अचीव नहीं किया। अच्छा सर, अक्सर सुना है कि ऑर्गेनाइज़ रहने से स्ट्रेस कम होता है। क्या ये सच है या ऐसी एक मिथ बनी हुई है? बिल्कुल सच है, 100% सच है। हम ना कुछ थोड़ी-सी आई थिंक वी नीड टू डिस्कस अबाउट सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ बीइंग ऑर्गनाइज़्ड। व्हाट डज़ इट मीन? आप मुझे नहीं पता आपका कभी अ, इत्तेफ़ाक हुआ या कभी ज़रूरत पड़ी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में जाने की। जी, जी, मैं हुआ मेरा इत्तेफ़ाक। मैंने गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट कराया था एक। जी। तो अगर आप वहाँ जाएँ और वो ऑपरेशन थिएटर ऑर्गेनाइज़ ना हो, क्या होगा आपके साथ? समझ आ रही है आपको बात? जी, जी। उससे पहले वो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है उन्होंने। डॉक्टर कौन है, एनेस्थीसिस्ट कौन है, सर्जन कौन है, नर्स कौन है, दवाइयाँ कौन-सी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से चाहिए, इक्विपमेंट कौन से चाहिए। उस इक्विपमेंट को उन्होंने चेक किया होता है, वो बार-बार चेक करते हैं उसको, ठीक? बिकॉज़ जब उन्होंने सर्जरी शुरू कर दी, अब उसके बाद उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं। अब गलती की गुंजाइश नहीं है बिकॉज़ यू आर डीलिंग। इसी तरह से आप किसी फायर स्टेशन की हालत देख लें कि जहाँ पे आग बुझाने वाली गाड़ियाँ और अमला इकट्ठा होता है, वो क्या उनको तो पता नहीं कॉल आनी है, नहीं आनी, 4 दिन नहीं आनी, 6 दिन नहीं आनी और अगर आनी है तो हो सकता है दिन में 3 कॉल्स आ जाएँ। वो जब आप उनको जाके देखें उनकी गाड़ियाँ कैसे टर्न होके, चेक होके, साफ़ होके, हर तरीके से ऑर्गनाइज़ पड़ी हुई हैं क्योंकि उस वक़्त उनके पास टाइम नहीं जब उनको कॉल आई है। कि अच्छा चलो वो अच्छा हवा नहीं डली हुई चलें कर लेते हैं इसको। मैंने उसको कहा था उसने चेक नहीं किया। वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। ये बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल दी ठीक है? आपने। इस तरह की हज़ार एग्ज़ाम्पल्स हैं बच्चे, हज़ार एग्ज़ाम्पल्स हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट अ, किसी भी सिचुएशन के अंदर ऑर्गेनाइज़्ड रहना अगर आप ऑर्गेनाइज़्ड हैं, आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, यू हैव पुट इन द एफर्ट, यू हैव पुट इन द टाइम, इट इज़ गोइंग टू रिलीव यू फ्रॉम स्ट्रेस। अदरवाइज़ वो आप अपने ज़हन में उसकी टेंशन लेके चलते रहें, तो जब वक़्त आएगा तो आप गिरेंगे या यू नो समथिंग और द अदर विल गो रॉन्ग एंड एट दैट टाइम इट विल लीड टू अ बिगर डिज़ास्टर। वेरी राइट सर। डू यू बिलीव वेल बिगन इज़ हाल्फ डन? अ, ये जो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ना, कहावतें, ये अगलों की पूरी ज़िंदगियों का निचोड़ है और कई दफ़ा 2-2 3-3 जनरेशंस का निचोड़ है। तो मैं कौन होता हूँ इसके साथ डिसएग्री करने वाला? नहीं सर, मेरा मतलब पूछने का ये था कि आपने एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि जब आपने कोई चीज़ ठीक है, सेइंग है और बड़ी फेमस भी है और आपकी अपनी जी, जी, पर्सनल मैं एक्सपीरियंस के यही हवाले कह से रहा हूँ कि वो फ़ायदा मैंने हुआ। मैं 100% इसको आई एग्री विद इट, आई टोटली सपोर्ट इट। जो काम करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा-सा सोच लो। अ, उसकी जो रोड मैप है ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट टास्क उस रोड मैप में से ज़हन में एक दफ़ा गुज़र लो, मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी सिंपल सी मिसाल है, मैं जा रहा हूँ चित्राल फॉर इंस्टेंस, तो अब यहाँ पे तो गर्मी शुरू हो गई, बाहर का मौसम आ गया, मैंने कहा उधर भी ऐसा ही होगा। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला इधर तो ठंड है, आप कपड़े ही नहीं लेके आए अच्छा हुए वो अरेंजमेंट नहीं था। अरेंजमेंट नहीं किया हुआ आपने, हाँ? सो अब जाने से पहले अगर आप अपनी आप पता चला मोटरसाइकिल पे चल पड़े 2 दोस्त चित्राल के लिए उधर जब टोल प्लाज़ा पे पहुँचे उन्होंने कहा मोटरवे पे तो मोटरसाइकिल जा ही नहीं अलाउ ही सकती। नहीं है। ठीक, तो फिर वापस आएँगे आप। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? जाने से पहले अगर आप थोड़ा सोच लें, किसी से मशवरा कर लें, कितनी देर का रास्ता है, कितने दिन मैंने रहना है, कहाँ रहना है, क्या कपड़े चाहिए हों, कितने पैसे चाहिए हों, कौन से रास्ते से जाऊँगा। तो ऑब्वियसली इफ यू हैव थॉट थ्रू ऑल these things and you've made arrangements, so that means you are beginning it well. So you'll be able to do it in half the time. You'll be able to enjoy yourself. You'll be able to benefit from that trip. गुड टिप सर। अच्छा गौर साहब, आपके ख़्याल में साफ-सुथरा, क्लीन, ऑर्गनाइज़्ड एनवायरनमेंट हमारे थिंकिंग प्रोसेस को और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है?
या घर की कपबोर्ड की बात कर लें, आप अपने सॉक्स हुँ। रखते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें या ऑफ़िसेज़ की बात कर लें। तो ये मैं आपको एक ऑर्गनाइज़ मिसाल देता जी, हूँ वो मैं अक्सर देता होता हूँ मिसाल, मक्खियों की मिसाल। शहद की मक्खियाँ? नहीं, सादी मक्खी, बिल्कुल शादी बेनाइन, जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अब आप एक जगह पे बैठे हैं, उधर मक्खी है, एक ही मक्खी है, वो भिन-भिना रही है आपके इर्द-गिर्द। आपके ख़्याल में आप कुछ क्रिएटिव काम कर लेंगे? पहले तो करूँगा इसको भगाऊँ मैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली। डिस्ट्रैक्शन तो होगी वो इससे। शायरी नहीं हो सकती वहाँ पे बैठ के। वहाँ पे बैठ के कोई फ़ॉर्मूला इजाद नहीं हो सकता। उस वक़्त आप सिर्फ़ इरिटेटेड हैं बिकॉज़ ऑफ दैट मक्खी। So the point is you need to have a peaceful environment around you. You need to have a clean setup around you. हमारे तो वैसे भी दीन में कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वहीं से शुरू कर लें। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डिसऑर्गेनाइज़्ड या ऑर्गेनाइज़्ड होना, when you make it a habit for yourself, then you will see everything fall into place. तो जो लोग डिसऑर्गेनाइज़्ड हैं ना, तो वो खाली दफ़्तर में डिसऑर्गेनाइज़्ड नहीं है। उनकी अलमारी भी डिसऑर्गेनाइज़्ड होगी, उनकी गाड़ी भी डिसऑर्गेनाइज़ होगी, गाड़ी का डैशबोर्ड भी डिसऑर्गेनाइज़्ड होगा, उनका वॉलेट भी डिसऑर्गेनाइज़्ड होगा, उनका कंप्यूटर भी डिसऑर्गेनाइज़्ड व्हाट होगा, अबाउट मोबाइल? मोबाइल फ़ोन तो चलें। तो अब सवाल ये है कि उन किसी भी चीज़, और वो हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहे होंगे किसी फ्यूचर डेट के ऊपर। यार मैंने साफ़ करना है, मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, हाँ, मैं अच्छे से करूँगा इसको, एंड दैट नेवर गेट्स डन। सो organize everything in your life. It'll save you time, it'll make you more effective. But more importantly, I think the task, the matter that we have not spoken about is organizing your entire life. ठीक, लाइफ को थोड़ा सा दूर से देखना ज़रूरी है। हम थोड़ा उसके अंदर बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं करंट मोमेंट के अंदर। करंट मोमेंट में डूबने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को बहुत करीब से देख रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ी की मिसाल है कि इफ यू आर टू फोकस्ड ऑन द ट्री, यू लूज़ साइट ऑफ द फॉरेस्ट। सही? राइट, हम जब वो ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि हम उसी काम के ऊपर, उसी सिचुएशन के ऊपर फ़ोकस्ड हैं, और हम अपनी पूरी लाइफ़ को जनरली नहीं देख रहे। पूरी लाइफ़ को देखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अ, जैसे मैंने पहले कहा कि ये 35-40 साल की प्रोडक्टिव लाइफ़ है, जिसके अंदर ही आपने सब कुछ करना है, जो भी अचीव करना है। तो उससे पहले 20-25 साल तैयारी में लग जाते हैं, और उसके बाद के 10-15 साल अगर आपको मिल जाएँ, तो वो जाने की तैयारी में लग जाते हैं। जी, ऐसे ही है। सही। सो अगर हमने अपन 40 सालों को ऑर्गेनाइज़ करना है या उनके बारे में सोचना है, तो अगर आपने व्हाट यू वांट टू अचीव इन द एंड, उसके बारे में सोचें। जब उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो फिर आप वक़्त ज़ाया करना बंद कर देंगे, बिकॉज़ वो देन दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्टिव। यू अंडरस्टैंड? देन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जैसे अभी मैंने मिसाल दी चित्राल जाने की, तो चित्राल जाने की मिसाल में आई हैव टू हैव अ कार और अ व्हीकल और अ बस और अ ट्रेन और अ प्लेन, जिसके ऊपर मैंने जाना है, उसके लिए मुझे टिकट अरेंज करनी है, वेदर वक़्त फ़ोरकास्ट अरेंज। पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, आगे किसी जगह के पे उसका इंतज़ाम करना है अपने ठहरने का, जिसको साथ लेके जाना है, उसको भी मैंने पूछना है, उसकी टाइम शेड्यूल, ये वो चीज़ें चेक करनी। फिर मैं वहाँ पहुँचूँगा, फिर वहाँ जाके मैंने क्या करना है, और फिर मैंने वहाँ से वापस कैसे आना है। तो इसी तरह ये ज़िंदगी के जो कुछ साल आपको दिए गए हैं, जिसमें आपने कुछ अकम्प्लिश करना है, उनके लिए प्लान करना है ना। अब आप चाहते हैं मैं दुनिया का बहुत बड़ा सर्जन बन जाऊँ, लेकिन मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ अभी, मैं किसी स्टेज पे जाके सर्जरी पढ़ूँगा। ऐसा नहीं हो सकता नहीं ना, हो सकता। because then, that time will be reduced. So we need to start organizing now for the entire trip. गौर साहब ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। आपके ख़्याल में कि किसी का ज़ाती तौर पे डिसऑर्गनाइज़ होना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों से उनकी परफ़ॉर्मेंस मुतासिर होती है? जी होती है, 100% होती है। तो इसके हवाले से किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं या क्या स्ट्रैटेजीज़ या टिप्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? This is very close to my heart. It's the issue is that I feel that हमारे मुल्क की जो में बहुत सारी क्या कह लें हम, बीमारियां कह लें, हक हैं। बीमारी होती है, अगर किसी को बुखार हुआ हुआ है, तो वो कोई किसी ना किसी चीज़ का सिम्टम है ना, इन्फेक्शन हुई भी है, ये हुआ वो। तो वन ऑफ देम इज बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड।
वी आर वी जस्ट डोंट केयर अबाउट इट, एंड हम कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे अपना। हम तो चलते-चलते ऐसे करते हैं, अच्छा मरदमशुमारी, वो इलेक्शन होने, अच्छा चलो फिर मरदमशुमारी शुरू कर ली है, फिर इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। ठीक? इट्स वेरी सिंपल, इज़ नॉट नॉट एन इश्यू फॉर अस। हम सड़कें प्लान करते हैं, हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे सीवरेज भी प्लान होनी थी, यहाँ पे ग्रोथ भी देखनी थी हमने, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी का भी हमने प्लान करना था। हमने नई सड़क बनाई, उसके बाद कहा हाँ, मेरा ख़्याल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी कुछ होना चाहिए, चलो जंगला बस बनाना शुरू कर दें। अभी बनाई, अभी तोड़नी शुरू कर दें उसको। सो ये तो कुछ मिसालें मुल्क की मैंने हिसाब से आपको दी हैं। हमारे सब लोगों के काम इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई भी, हम हतमी तौर पे कोई भी एक इंसान किसी भी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है। आपका जो एक दिन आपके घर में गुज़रता है, उसके अंदर 100 इदारे कम से कम उसमें शामिल हैं। अगर बिजली नहीं आ रही तो शायद आपका काम नहीं हो सकेगा, गैस नहीं आ रही तो काम नहीं हो सकेगा। समझ आ रही ना बात? जी, जी। तो इसी तरह से अगर पानी नहीं आ रहा तो आपका काम नहीं हो सकेगा, जिसके साथ आपने मिलना था वो नहीं आया तो आपका काम नहीं हो सकेगा। तो अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप वहाँ जा नहीं सकेंगे। तो 100 चीज़ें हैं। सो यू आर डिपेंडेंट अपॉन अ लॉट ऑफ पीपल टू वर्क, टू मेक थिंग्स हैपन फॉर ईच अदर। ठीक? अब आपने अपना दिन सोचा हुआ है कि आज मैंने जाना है, मैं जिस तरह आज हमने ये बात की हुई थी कि जी हमने इधर आना है, गुफ्तगू करनी है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है। और पता ये चला कि जी आप जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जिसको आपने ये कार्ड बनाने को कहा हुआ था, वही नहीं आया। वही नहीं आए हुए आज। और उसको ये पता चला कि जी जहाँ से प्रिंट करने थे वो प्रिंटर हमारा नहीं चला, और जिस आदमी ने प्रिंटर प्रोवाइड किया हुआ है वो आदमी चला गया इस्लामाबाद, उसने आना था वो वापस नहीं आया, बिकॉज़ वी आर ऑल सो प्रोडक्टिविटी इन आवर कंट्री इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर देन अदर कंट्रीज़। तो सर इसका क्या मतलब है कि हमें डिपेंडेंसी तो हर जगह पे होती है, तो उसके कोई अल्टरनेट्स भी हमारे पास होने चाहिए जिससे हमारा काम भी हर्ज ना हो, कोई इम्पोर्टेंट टास्क हमने करना है। बेटे बात ये है कि पहले तो टास्क को इम्पोर्टेंट समझा जाए, वो अब एक अलग गुफ्तगू है, एंड वील टॉक अबाउट इट, कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ दूसरों का काम ख़राब करना ही है या आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि कुछ अचीव किया जाए? कुछ लोग जानबूझ के करते हैं कि यार इसका काम खराब होगा ना तो आई डोंट नो, मुझे आई मौका थिंक मिलेगा। मैं उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ को देता हूँ कि दे डोंट केयर, दे आर इंडिफरेंट। विलेन्स कम होते हैं, इंडिफरेंट लोग ज़्यादा होते हैं। विलेन्स वो होते हैं जानबूझ के किसी का काम खराब करें, और इंडिफरेंट वो होते हैं, वो कहते हैं इसका काम खराब होए या ना होए, आई डोंट केयर। डू यू अंडरस्टैंड? इन डिफरेंस से मुराद डिफरेंस इंडिफरेंस से मुझे पॉइंट ऑफ कोई व्यू फ़र्क नहीं जिनका। पड़ता। अच्छा, राइट। इनडिफरेंट एक है कि मैं, मुझे कोई फ़र्क पड़े, दूसरा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो तो मैं वो ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा जो विलेन्स वगैरह की, बट इंडिफरेंस की पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बिलीव है। सो आई थिंक वी नीड टू, वो हम गुफ्तगू अलहदा करेंगे कि जी कुछ अचीव करना ज़िंदगी में, और वो मिलके दूसरों के साथ अचीव करना, और अगर कोई अचीव कर रहा है तो उसकी टांग ना खींचना, उसको अचीव कर लेने देना। वो बातें अलहदा हैं। बट हम अभी आज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज़ करने से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनाइज़ क्या हैं चीज़ें? आपकी ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज़्ड है, ठीक? जहाँ से हम सारा इल्म हासिल करते हैं वो खुदा की ज़ात है। वहीं से हमने कुछ ना कुछ जो हमें दे दिया जाता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपने अंदर भी देख लें ना, तो कुछ ऑर्गेनाइज़्ड निज़ाम है। ऐसा-वैसा ऑर्गेनाइज़ नहीं है। बहुत ही अमेज़िंग हद तक ऑर्गेनाइज़्ड है। सो योर नर्वस सिस्टम एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड योर सर्कुलेशन सिस्टम एंड योर muscular systems, the movements and stuff like that, they're all individual systems. सही? अब उसमें, ये आपका दिल है, दिल में एक तरफ से खून आना है, वो दूसरी तरफ से जाना। दूसरी तरफ जाना है। वो जो जहाँ से निकल रहा है ना, उसने वो दैट्स अ फ्रेश, दैट ब्लड इज़ गोइंग टू गो थ्रू द होल बॉडी एंड देन कम बैक टू द हार्ट। ऐसा ही है। वो बीच में ना कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ है। उसने वहाँ से वापस आते हुए लंग्स में से भी गुज़रना है, उसने लिवर में से भी गुज़रना है, उसने किडनीज़ में से भी गुज़रना है, और हर एक ने अपना-अपना काम करना है। किसका काम करना है? ऑर्गेनाइ अपना-अपना काम करना है। ऑर्गेनाइज़ तरीके हाँ, से। अपना-अपना काम करना है। जी। ऐसा नहीं कि लिवर ने थोड़ा-सा किडनी का काम कर दिया, किडनी ने थोड़ा आँखों का काम कर दिया, ऐसा नहीं होता।
वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहली चीज क्या है? ऑर्गेनाइज करना। ये तेरा काम है, ये तेरा काम है। समझ आ रही है आपको बिल्कुल आ बात? रही सो है। ऑर्गेनाइज को जरा थोड़ा सा हम थोड़ी डिटेल में जाने की कोशिश करें। तो अब वो आँखों का जो आपका बसीरत का पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर लेंस है, कॉर्निया, रेटिना है, जेल है, ये है, वो वहाँ से जाके इमेज फिर फ़ॉर्म हो रहा है। तो अब ये सब सिस्टम्स एक दूसरे के लिए कोएग्ज़िस्ट करना बहुत ज़रूरी है, सही? जो भी एक आधा सिस्टम फ़ेल होगा, वो दूसरे सिस्टम्स को इम्पैक्ट करेगा। करेगा। इफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, तो फ़ौरन उम, मतलब डायरिया हो गया आपको, तो ओआरएस की ज़रूरत पड़ जाती है। ओआरएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो पड़ती है हमें क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? आपकी हार्ट को इफ़ेक्ट कर देता है जाके। सो अगर एक सिस्टम खराब होगा तो दूसरा सिस्टम, पहले सिस्टम का बनना, उसका ऑर्गेनाइज़ होना, फिर उसका इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना और फिर उसका दूसरों के साथ मिल के फंक्शन करना। इसी तरह से आपकी बॉडी बनी हुई है, इसी तरह से आपके मुल्क का ट्रैफ़िक का निज़ाम बना हुआ है, इसी तरह से आपके मुल्क का लॉ का, जस्टिस का निज़ाम बना हुआ है, इसी तरह से फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर चीज़ जो है किसी न किसी तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड है और फिर उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी ऑर्गेनाइज़्ड हैं। ये जब डिस्टर्ब होंगी, तो काम खराब होगा, 100% खराब होगा। यही हालात दफ़्तर के अंदर हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑन इट्स ओन कैन नॉट डू एनीथिंग। The sales department on its own cannot do anything unless the production department or the service delivery department is actually working. इफ दे डू समथिंग, वो उसको बेचेगा, वो उसको डिलीवर करेंगे, वो उसके हिसाब किताब रखेगा और मिल के कंपनी बनेगी, वेरी राइट सर। सही? और वही कंपनी एक तंदुरुस्त जिस्म की तरह ऑपरेट करेगी जिसके सारे सिस्टम ठीक चल रहे वो होंगे, सही काम कर रहे हैं। ठीक है? कोई एक भी रुक जाएगा हाँ, तो उसका अगर बाकियों का पेट काम खराब ठप। है कंटिन्यूअसली तो इवेंचुअली द होल बॉडी इज गोइंग टू कम डाउन। दैट इज हाउ द होल ऑर्गेनाइजेशन विल कम डाउन, अ होल कंट्री विल कम डाउन। सो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है हमारी, बहुत ज़्यादा है। और जब कोई और कोई एक भी बीच में से ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो दूसरे की परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करेगा। गौर साहब आपने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल ऑर्गेनाइज के हवाले से बॉडी से रिलेटेड दी। गौर साहब देयर इज सो मच टू ऑर्गेनाइज, वेयर डू वी स्टार्ट? बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू आर राइट, देयर इज सो मच टू बी ऑर्गेनाइज्ड। So I'll say that we start organizing with our mind. अपने दिमाग को पहले ऑर्गेनाइज कर लें। वेरी राइट। क्या है कि हर इंसान को बहुत सारी चीज़ें तंग कर रही होती तंग कर रही होती हैं या उसके दिमाग में होती हैं, चल रही होती। चल रही होती हैं। उसके अंदर ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, उसके अंदर ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, उसके अंदर वो चीज़ें भी होती हैं जो वो खुद से करना चाहता है, जो उसके शौक की हैं, दोस्तों को मिलना है, कहीं घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। उसे अपना करियर भी बनाना है, उसकी ज़िंदगी भी गुज़र रही है। 100 चीज़ें उसके दिमाग पे चल रही हैं। उसकी अपनी रिलेशनशिप्स भी हैं। किसी दोस्त से लड़ाई हुई भी है, किसी रिश्तेदार के साथ नहीं बन रही, बहन के साथ अदावत पड़ गई किसी चीज़ के ऊपर या भाई के साथ। ये भी लोगों की ज़िंदगियों का नॉर्मल हिस्सा है। और क्योंकि ये सब चीज़ें, मैं इनको कहता हूँ, ये मक्खियों की तरह आपके दिमाग में भिन-भिना रही हैं। ये सब सोचें, ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में भिन-भिना रही हैं। तो जब वो भिन-भिना रही हैं तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते। डिस्ट्रैक्शन होती है। They are a distraction. It's like, you're sitting in a place where there's too much noise and you can't do something. फोकस नहीं कर पाएँगे नहीं आप। कर फोकस पे। और सॉल्यूशन उसका क्या है? उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन है फोकस करने का। अब फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि एक वक़्त में एक चीज़ की तरफ तवज्जो दें, ठीक? तो अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज़ को तवज्जो दे दें, अगर खाना खा रहे हैं तो खाने को तवज्जो दे दें। मल्टीटास्किंग इज़ नॉट ब रिकमेंडेड। ब सवाल ही नहीं पैदा। मैं मल्टीटास्किंग के टोटली खिलाफ हूँ। आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर कोई कह रहा है तो वो एरोगेंस में कह रहा है और वो इनकम्प्लीट अटेंशन दे रहा है, किसी भी चीज़ को दे रहा है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एक वक़्त में एक चीज़ को अटेंशन देनी है, उसको देने के लिए ना पहले अपने ज़हन को ऑर्गेनाइज़ कर लें। अब ये ज़हन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें? तो कागज़ की मदद लें, अपने सामने एक कागज़ रखें, एक पेन रखें और वो जो ज़हन में चीज़ें हैं, जो आपको तंग कर रही हैं, जो आपकी कंसिडरेशंस हैं, जो आपका वक़्त ले रही हैं, आपके दिमाग के रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ कर रही हैं। ऐसे ही है जिस तरह कंप्यूटर के रिसोर्सेज़ होते हैं, अब क्योंकि आप लोग कंप्यूटर वग़ैरह समझते हैं, जी, जी। तो वो कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है। डू यू नो दैट अ प्रोसेसर कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग?
The processor will can work very fast, but will always attend to one request at one time. It will, even at the deepest level, वो आपको ऐसा फील करवाएगा अगर मल्टीपल यूज़र उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, वो उनको इतनी तेज़ी से रिस्पॉन्स कर रहा है कि उनको फील करवाएगा कि आपको साइमल्टेनियसली जवाब मिल रहे हैं। वो इसलिए कि वो इसको एक्से देता है 1 नैनो सेकंड और इसको 2 नैनो सेकंड, फिर वापस इसको 2 नैनो फील ये होता है सेकंड, कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, कि लेकिन हाँ जी, लेकिन वो मल्टीटास्किंग करता नहीं। करता नहीं। एक वक़्त में एक ही काम, ठीक? जो जिसने आपको बनाया हुआ है ना, वो भी आपको यही कह रहा है। मेरे सामने आके खड़े होते हैं ना, तो फिर यही काम, नमाज़ में आए हो तो अब बाकी चीज़ें साइड पे छोड़ के आओ। तो आपको बचपन से कहा गया है कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी, खाना खाते हुए टीवी नहीं देखना, क्योंकि उसको तवज्जो दे दो। इसी तरह से एक्सरसाइज़ करते हुए, जब आप, आधे लोगों को मैं देखता हूँ मोबाइल फ़ोन अपना साथ लेके आए होते हैं, वो एक्सरसाइज़ भी किसी खाते में नहीं आती उनकी, वो बेचारे जो चल रहे होते हैं। सो एक वक़्त में एक काम करना है, जब एक वक़्त में एक काम करना है, तो आपके दिमाग को भी आपने एक वक़्त में एक काम पे लगाएँ। वो है जी, मैंने एक चीज़ के बारे में सोचना है। अब वो एक चीज़ पे सोचने के लिए, ये जो दिमाग है ना, इट्स नॉट यू, इट्स अ पार्ट ऑफ यू। यू हैव टू यूटिलाइज़ इट, जस्ट लाइक यू यूटिलाइज़ योर हैंड्स एंड योर फीट एंड योर आइज़। ये आप इस्तेमाल करते हैं जी, ना बिल्कुल, उनको, बिल्कुल। वो तो नहीं खुद से चलना शुरू हो जाते। ना अगर वो ऐसे खुद चलना शुरू हो गए हैं, तो वो आपको किसी मेंटल हॉस्पिटल में जमा करा देंगे। वो हमारी कमांड्स पे चल रहे होते हैं, सही कह रहे हो। जी, तो वो आपकी कमांड, तो दिमाग भी आपकी कमांड पे चलना चाहिए। उसको चलाने के लिए वो एक मशीन है, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी कैपेसिटी एक मशीन दी हुई है। एक कागज़ सामने रखें, पेन रखें और वो चीज़ें उतार के उस कागज़ पे लिख दें। लिख लें सारी। टू डू लिस्ट काइंड ऑफ। नहीं जी, अच्छा, व्हाट मैंने ज़ाती तौर पे ये किया है, मैं लिखता हूँ उसके ऊपर, व्हाट इज़ बॉदरिंग मी? मुझे क्या तंग कर रहा है? स्ट्रेस में हूँ, परेशान हूँ, बस दोस्त को कह रहे हैं यार तू कुछ इधर नहीं है, कहीं और है। ठीक है, तो मैं बैठ जाऊँगा, मैं लिखूँगा उसके ऊपर, ठीक है, और वो मैं शर्माता नहीं हूँ, अपने आप से काहे का शर्माना है? जब दिमाग में चल रही है वो बात, तो लिख भी लो। ठीक है, लिख जी, लिख लेते हैं। लिख लें, आप उसको लिख लेंगे ना, वो यहाँ से उतर के यहाँ आ जाएँगी, ये खाली हो जाएगा। अब उसमें से एक उठाएँ और उसको प्रोसेस करना शुरू कर दें। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ माय पॉइंट इज़ दैट इफ यू डू दैट 2 और 3 टाइम्स, योर ब्रेन, योर माइंड विल बिकम ऑर्गेनाइज्ड। आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें हैं। अच्छा सर, लिखने के बाद उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे? आप लिखने के बाद फाड़ के फेंक दें उसको भले। मैं सिर्फ़ बात आपको अभी इतनी बता रहा हूँ कि उन चीज़ों को अपनी आँखों के सामने लेके आएँ। वो जब आपके दिमाग से निकल के कागज़ के ऊपर आएँगी, दे विल बिकम मैनेजेबल। अब आ गया आपका अगला सवाल प्रायोरिटाइज़ करने का। इनमें से कुछ चीज़ों पे मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले तो मैं उन चीज़ों को अलहदा करता हूँ। इम्पोर्टेंस, अर्जेंट इस तरह? इम्पोर्टेंट अर्जेंट की बात नहीं कर रहा। जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उड़ नहीं सकता, मैं दीवार के ऊपर नहीं चल सकता, मैं उल्टा नहीं चल सकता। उनको एलिमिनेट कर देंगे। ऐसे सब प्लीज़ साइड पे कर दें, ये फ़ुज़ूल किस्म की, मेरे पास टाइम नहीं है इसका। ये ऐसे ही है, मैंने 3 लफ्ज़ ये बहुत से दोस्तों को एक कह लें नुस्खे के तौर पे नहीं, बड़ी पुड़िया अच्छी-अच्छी बना बात के है। मैंने दी है, क्योंकि वो आके ऐसी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं और फिर नाराज़ होते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। फिर मैं सुनता रहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक जादू की पुड़िया है, एक हकीम ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा वो क्या है? मैंने कहा 3 लफ्ज़ पे है वो, तूने उसका विर्द करना है। अच्छा 3 लफ्ज़। हाँ, 3 लफ्ज़ हैं। वो कहता है वो क्या है? मैंने कहा वो लफ्ज़ है ऐसा ही है। अच्छा ऐसा ही है। हुँ, ऐसा ही है। मतलब उड़ नहीं सकते, हम दीवार हाँ पे जी, नहीं अब चल आप सकते। इसको यू कांट चेंज इट, सो एक्सेप्ट इट एज़ इट इज़। अंग्रेज़ी की फ़िल्म अंग्रेज़ी का एक गाना है, बैज़ लॉरमैन एक सिंगर है, उसका नाम है सनस्क्रीन। जी, जी, मैंने सुना, बड़ा ठीक, खूबसूरत गाना है। ठीक, वो बातें कर रहा है, वो गाना तो क्या ही है, जी, बातें जी, कर ऐसे रहा ही है। है। उसके अंदर भी वो कहता है कि जी पॉलिटिशियंस विल लाई, यू विल ग्रो ओल्ड। ये ऐसे ही है हाँ ना, जी, चीज़ें चेंज होती आप कंट्रोल में नहीं है ये तो आपके कंट्रोल में नहीं नो है, नीड आपने टू वरी। पैदा होना है, जी, तो जी, आपने एक दिन जाना है। बेशक। अब या तो उस पहले दिन से इसी फ़िक्र में लगे रहो, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, नाराज़ भी रहें, परेशान भी रहें, ख़ाइफ़ भी रहें, ठीक? सही। इस चीज़ का नॉलेज आपके ज़हन में है, जी, अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, ऐसा ही है, मैंने जाना है। ठीक है। आई हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। समझ आ रही है बात? नॉलेज है कि मैंने जाना है, इस चीज़ को ज़हन में रखा, और अब जो वक़्त आपको आप मिला है, यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। यानी आप ये कह रहे हैं कि पावर ऑफ नाउ को यूज़ करिए, एक बुक भी है, जी, जिसमें लोग माज़ी और बिल्कुल है। फ्यूचर को लेके
वरीड होते हैं, हालांकि दोनों चीजें हाँ, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। द थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, उनको ना साइड पे कर लें प्लीज, ताकि वो जो आपको तंग कर रही हैं बार बार, पार्क करना है या डिलीट अभी कर जरा देना। साइड पे कर लें आप। हो सकता है कल को उनमें से कोई चीज आपके कंट्रोल में आ जाए। वेरी राइट, ठीक, गुड टिप। उनमें से तो अल्लाह के हाथ में है। आज आप किसी पोजीशन पे हैं, कल किसी पोजीशन पे हैं, जी, बेशक। और हो सकता है आप उस चीज को टोटली ट्रांसफॉर्म ना कर सकें, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं। वेरी राइट सर। ठीक, सो पहले मैं जो स्टार्टिंग अगेन कि जहन से उतारी और कागज के ऊपर ले आए। लिख ली। ठीक, अब वो क्या क्या चीजें हैं। मैं अपनी जॉब से खुश नहीं थी, मेरे पास सफिशिएंट पैसे नहीं, ठीक है, मैंने घर बनाना है, मेरे पास उसके पैसे नहीं। ठीक, लिख लिख लिया। मेरा मेरे दोस्त के साथ झगड़ा चल रहा है, ये चीजें तंग कर रही हैं ना आपको। मेरी रिलेशनशिप फलाने फलाने के साथ ठीक नहीं, माँ के साथ, बाप के साथ, जहाँ भी आपका कोई फटा हुआ है उसके अंदर। फिर आप कहते हैं कि जी मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है। अपग्रेड होनी चाहिए। मैं मुझे लाहौर में इस गर्मी में रहना अच्छा नहीं लगता। बेशुमार चीज़ें हैं। मेरी मेरा वज़न ज़्यादा है। ठीक है। ये चीज़ें आपको तंग कर रही हैं ना, ठीक है? तो अब ये लिस्ट बन जाएगी कोई 20 एक चीज़ों की। इससे ज़्यादा ना हैंडल भी नहीं करता आपका दिमाग एट टाइम। लिख ली सर। तो वो आप वो लिख लें, उनमें से जिनको आप कुछ नहीं कर सकते उसको साइड पे कर दें। ठीक है। अब जिनको कुछ आप कर सकते हैं, तो उसमें वज़न आप अपना कम कर सकते हैं, आप अपनी जॉब चेंज कर सकते गाड़ी हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, उसके गाड़ी लिए अपनी एफर्ट कर अपग्रेड सकते कर हैं। सकते हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको कमाने पड़ेंगे जी ना। बिल्कुल। आपका बहन-भाई के साथ, दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है, या वो कुछ करे या आप कुछ करें, आप फिर कुछ कर सकते फिर हैं। ही हल होगा। हाँ, आप कुछ करना चाहते हैं। अगला सवाल क्या आ गया? चाहते हैं तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ से उतार के उस पेपर पे ले कागज़ आए, पे लिखा, फिर मैंने उसको जिनके पार कर बारे में लिया। मैं कुछ कर सकता हूँ, उनको एक साइड पे कर लिया। अब और जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको दूसरी साइड पे कर ठीक हो लिया। गया। अब जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, अब इनमें ये सोच लें, इनमें मैं कुछ करना चाहता हूँ। बिकॉज़ समटाइम्स यू जस्ट डोंट वांट टू। या यार, आई मीन इट्स नाइस टू बी फिट, बट मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं क्यों फिट हूँ? समझ आ रही है बात? सही, सही। तो हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसमें फिर मोटिवेशन भी चाहिए होगी मैं आपको। वही तो बात कर रहा हूँ। तो अब आप क्या हो गया कि वो जो 20 चीज़ें थी उनके अंदर से ना आप तकरीबन 4-5 चीज़ों पे आ गए जिन पे आप कुछ करना चाहते हैं। एक्शनेबल होंगी जो, सवाल था कि ऑर्गेनाइज़ करना कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू करें? तो मैंने कहा कि पहले यहाँ से शुरू करें, अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें। ठीक हो गया। इसके बाद मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करना चाहता हूँ। सवाल वही है, जी, कहाँ से ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करना है? इस सवाल का दूसरा जवाब का दूसरा हिस्सा ये है। ठीक है। तस्वीर का दूसरा रुख। नॉट दूसरा रुख, इसे पार्ट 2, स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ, एक टोटली डिफरेंट स्ट्रीम। जी, प्लीज़ शेयर। वो है द वर्ड नो। यू विल स्टार्ट विद द वर्ड नो। नो, NO। नो, नहीं, नियत, ये सारी ज़बानों के अंदर इसी तरह से ये नियत इस्तेमाल, किस ज़बान में बोला जाता है? आई थिंक रशियन में या अच्छा, किसी में कहते हैं। सो ये वो वर्ड है जो आप माँ या बा कहने से भी पहले कहते हैं। कैसे कहते हैं? जब आपको बोलना भी नहीं आता है तो आप कैसे कहते हैं? मुँह दूसरी तरफ करके। गुड जब ऑब्जर्वेशन। आपकी वालदा आपको कुछ खिलाने लगी, सेरेलैक खिला रही थी, आपने नहीं खाना, आपने मुँह बंद कर लिया, दूसरी तरफ मुँह कर लिया, नो, you said no. You were probably 9 months or 10 months or 12 months of age or something like that. वेरी राइट। The word no, now the problem is with organizing, there is too much and people don't know what to start with. तो मैंने आपको जो भी मिसाल दी, किस चीज़ के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, किसके बारे में नहीं कर सकता, ये हाँ या ना के बेसिस पे थी। तो सबसे पहले तो ना, जो नो what you don't want to do, please get it out of your list. Please get it out of your drawer. Please get it out of your cupboard. Please get it out of your wallet. Please get it out of your head. Please get it out of the store of your house. Please get it out of your fridge. जहां जहां जा रहे हैं आप, भाई पहले जो नहीं चाहिए उसको तो निकाल दो। अच्छा, पुरानी चीज़ें घर पे वो भी ना रखें, मतलब अगर नई मैंने नहीं यूज़ कहा नहीं आप करनी। ना रखें, मैंने कहा ठीक है, जो नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। पहले नो कहना, नो कहने पे तो आए ना।
अब मैं बहुत से दोस्त हैं, उनका वॉलेट इतना मोटा हो जाता है कि उनसे सीधा बैठा नहीं जाता, फिर वो ऐसे करके बैठे होते हैं। ऐसे करके बैठे 10-12 साल गुज़र जाते हैं, जब जवानी गुज़रे तो कहते हैं, "यार, वो डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा आपकी स्पाइन में थोड़ा-सा ना हाँ, पेन निकल आती है। हाँ, पेन निकल आई, ये हो गया, वो हो गया।" इसलिए बिकॉज़ यू बीन कैरिंग दैट बैगेज व्हिच यू नेवर नीडेड। उसके अंदर इतनी पुरानी रसीदें हैं जिनके ऊपर से इंक मिट चुकी हुई है। अगर विज़िटिंग आप कार्ड कागज़ को खोलेंगे तो उस विज़िटिंग पे कार्ड कुछ पड़े नहीं होते हैं, लिखा हुआ। जो जिससे भी काम कराए उन सबके विज़िटिंग कार्ड अंदर पड़े विज़िटिंग हैं। कार्ड उसी के अंदर रखे हुए हैं। ऐसे ही है। बिकॉज़ दे हैव बीन पोस्टपोनिंग ऑर्गेनाइज़िंग देमसेल्व्स। वरना कार्ड एल्बम्स होते हैं, निकालें वहाँ पे डाल लीजिए, फ़ोन में सेव कर लीजिए, ये कर लें, वो कर लें, ताकि कल को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जाएँ तो वहाँ भी कॉन्टैक्ट चला जाएगा। यूज़फुल है ना, ऑर्गेनाइज़ थे तो यूज़ में आ गई एक चीज़। जी, जी। So the word no is an essential word. You should use it as much as you can because it will simplify your life and it will start helping you with organizing. दीज़ आर वेरी वैल्यूएबल टिप्स आई मस्ट से। So I think मेरा मशवरा सबको यही है और जितने बच्चे भी हैं, कॉलीग्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं, मैं उनको ज़रूर ये बात कहता हूँ। Start organizing with your mind. वेरी राइट। Start saying no to the things that you don't need, that you don't want to do, so that the s- superset of the things that you have to address is at least reduced. Address one thing at a time. जिन चीज़ों को उतार के रखा है उनको कहीं पे पार्क कर लें और एक एक को पकड़ के उठाएं, उसको अपने दिमाग को उस वक्त एक चीज़ पे फुल्ली वन एट अ मुतवज्जे टाइम। करके एड्रेस करें। बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे उसके अंदर। बेहतरीन सर। बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल थी। अच्छा गौर साहब, हमने बात की कि माइंड को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि वर्क प्लेस को किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और किस तरह करना चाहिए? हम अपने डे, वीक को किस तरह प्लान करें? जी, आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जनरली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान विश ज़्यादा करते हैं और फिर विशेज़ के फुलफ़िल ना होने पे नाराज़ भी काफ़ी होते हैं। हालाँकि उसका जो विश के फुलफ़िल होने में एक एफ़र्ट और एक स्मार्ट एफ़र्ट की ज़रूरत है, होती है, होती है, उसके बगैर वो काम हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। ठीक? उसके अलावा जो होगा वो मिरेकल होगा, वो वन इन अ मिलियन होगा, वो जो भी आप उसको कह लें, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑड टू हैव इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। अब दफ्तर में ऑर्गेनाइज करने के हवाले से अपने, तो जब भी आप किसी दफ्तर क्या है, एक जगह है जहाँ पे जाके आपने कुछ अकम्प्लिश करना है, दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू दैट ऑफिस। यू नीड टू गेट द वर्क डन विद पीपल एंड थ्रू पीपल। हाँ जी, कुछ अब वो आपका ज़ाती दफ़्तर है, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आपका अपना कारोबार है, आपके वालिद का कारोबार है, जो भी है। जी, इफ यू आर अपॉइंटेड एज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू गो टू दैट ऑफिस, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन टास्क और अ सर्टेन टारगेट दैट हैज़ टू बी अचीव्ड। वो भले सेल्स का टारगेट हो, भले ऑपरेशंस का टारगेट हो, वो चेक बुक्स इश्यू करने का टारगेट हो, वो कुछ जूते बनाने का टारगेट हो, वो कोई खाना ट्रेनिंग बनाने प्रोग्राम का, बनाना हाँ, हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने हों। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि जी साल में इतने करने हैं, 6 महीने में इतने करने हैं। अब वो ज़रा सबसे बड़ा जो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, मैं उधर चला जाता हूँ। वो क्या टारगेट? अब जो भी काम है, आपने अगर एक बिल्डिंग बनानी है फॉर इंस्टेंस, वो बिल्डिंग बननी 3, 4, 5 सालों में, ठीक? एंड यू हैव दिस इवेंचुअल विजन और इमेज इन योर माइंड कि जी 10 मंजिला बिल्डिंग है, 4 कनाल के ऊपर, ये 10 कनाल पे बनी हुई है, उसकी इतनी पार्किंग्स हैं, उसकी रिसेप्शन ऐसी होगी, उसका वेंटिलेशन यहाँ पे होगा, वेंटिलेशन ये होगी, खिड़कियाँ होंगी, साइजेस ये होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, दफातर होंगे, ये होगा, वो होगा, इमरजेंसी एग्ज़िट यहाँ पे होगा। जनाब वाला। अब उस बिल्डिंग ने अगर बनना है तो अब आप उसको डिसाइड करना शुरू करते हैं कि इसमें क्या-क्या काम होना है, ठीक? तो उसके नक्शा-जात भी बनने हैं, उसको किसी ने कंस्ट्रक्ट भी करना है, उसके अंदर एसीज़ भी लगाने हैं, उसकी फिनिशिंग भी होनी है, फ्लोर्स भी होनी है, पर्दे भी लगने हैं, फर्नीचर भी रखा जाना है। फिर उसी तरह दोबारा पेपर पे सारी चीज़ें लिखी वापस जाएँ। आना शुरू हो जाएँ अब ठीक, वहाँ से, यानी 5 साल बाद से ना वापस की गेम पे आएँ। तो आज आप आ जाएँगे टू टुडे, आज मैंने क्या करना है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो पहले तो वो लिखा गया ना कि क्या कुछ करना है, यानी नक्शे बनाने हैं, मैंने उसका अप्रूवल लेना है,
मैंने उसके पैसों का इंतज़ाम करना है, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर का इंतज़ाम करना है, ठीक फिर मैंने उसकी खुदाई करनी है, मैंने इस जगह पे जो पहले बना हुआ है उसको हटाना है, ये है, वो है, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी जाए। ये चीज़ें किसी तरतीब के साथ होंगी, ये पहले नहीं हो सकती। पर्दे आज खरीद के ले आए हैं, नक्शा अभी बना नहीं है, पॉइंटलेस हो गया ना। एग्रीड। सो आपने किसी तरतीब में उसको करना है काम को। उस तरतीब में आज से कुछ काम शुरू होगा, ठीक है। कुछ काम 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 10 हफ्तों में ख़त्म होगा, उसके बाद ही दूसरा काम शुरू हो सकता है। मिसाल कि जब तक आप नक्शे बनाएँगे नहीं, उस वक़्त तक आप नक्शे एलडीए में जमा नहीं करा नहीं सकते। करा सकते तो उसकी एप्लीकेशन पहले नहीं डाल और सकते आप। अप्रूवल के बगैर काम नहीं करा हाँ सकते। जी, तो इसलिए पहले आपने नक्शे बनाने हैं। अब नक्शे बनाने से पहले आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए। आर्किटेक्ट के पास जाने से पहले आपको एक ब्रीफ चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सही? So you have to list down the things that you have to do based on the eventual objective that you have to achieve, and then allocate time to each of those things based on कि नेचुरली उस चीज़ पे कितना टाइम लगता है। अब आप एक अंदाज़े की बात है कि ये आर्किटेक्ट को लग जाने 3-1 महीने टू इवन सबमिट टू एलडीए सबमिशन प्लान्स जो आपके होते हैं। डिटेल्ड प्लान्स बाद में बनेंगे, डेकोरेशन के प्लान्स बाद में बाद में बनेंगे। बनेंगे। तो अब उसको 3 महीने को ज़हन में रखना है आपने। उसके बाद एलडीए पे सबमिशन होगी, सबमिशन होके अप्रूवल होके आ गई, अब उतनी देर में आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर चूज़ हो गया होना चाहिए, उसके साथ रेट्स तय हो गए होने चाहिए, कोई बीओक्यूज़ साइन हो गए होने चाहिए। सो वो तरतीब में वो सारी चीज़ें होनी हैं। उन चीज़ों को अब जब तरतीब में होनी है तो इसका मतलब है उनके साथ कुछ दिन, महीने, हफ़्ते, साल एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल। ठीक? इसमें से कुछ इस हफ्ते होना है, कुछ अगले हफ्ते होना है, कुछ उसके अगले हफ्ते, कुछ उसके अगले हफ्ते, फिर उसके अगले महीने, फिर उसके अगले 6 महीने। तो ये चीज़ कहाँ लिखी जा सकती है? ये चीज़ किसी कैलेंडर में लिखी जा सकती है, जी, बिल्कुल ठीक। ठीक? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, घर बना मैंने कई दफ़ा घर बनाए और आप भूल जाते हैं चीज़ें। आपने घर बनाना शुरू किया, नक्शा बना लिया, ठेकेदार हायर कर लिया और अब ठेकेदार आप कह रहे हैं जी मैनेज मैं कर रहा हूँ, ठेकेदार कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो 2 फुट तक की अब बुनियादें भी बन गईं और उसके ऊपर अब 2 फुट की हाइट पे आ गई हैं अब दीवारें। तो एक दिन अचानक आके आपको ठेकेदार कहता है, "वो चुगाठें चाहिए जी दरवाज़ों की।" अच्छा, वो प्लान करना भूल गए। उसने उसने तो ये सोचा आप मैनेज कर रहे हैं, आपको पता है कि 2 फुट से ऊपर चुनाई या तो हम बाद वाली चुगाठें लगा दें दूसरे फ्रेम वाली। अगर आप ऐसी चुगाठें लगाना चाहते हैं जिनके बैरे निकले होते हैं और वो पक्की उसके अंदर फिक्स होनी है दीवारों में, तो वो पहले चाहिए। तो उसका अपना तरीका है। लोहे की लगाना चाहते हैं जो कि स्क्रूज़ के साथ आप नहीं लगाना चाहते, तो वो अचानक आपको आके कहेगा, "चुगाठें जी आ गई हैं" और आप बुखला जाएँगे, "चुगाठें ऑर्डर करनी है सन? ओहो! तो मैं भूल ही गया। कब ऑर्डर होनी चाहिए थी?" अगर आज चाहिए थी, जी, तो वो ऑर्डर होनी थी महीना, डेढ़ महीना पहले। वो क्योंकि आप अपने कैलेंडर में नहीं डाला था आपने, आपने कहा मैं तो बहुत बड़ा तीस-मार खान हूँ, मेरे तो मुझे याद रहता है जी। ये गुफ्तगू जो है मैं सारी ज़िंदगी सुनता रहा हूँ कि याद रहेगा जी, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा। मैं कहता हूँ यार तुम्हें याद रहेगा, मुझे नहीं रहता, तुम मेरी वज़ह से लिख लो। हुँ? तो वो अगर लिखा होगा कैलेंडर में और तरतीब में, तो जिस दिन ठेकेदार ने काम शुरू किया था, आपको पता है कितने दरवाज़ों की चौगाठें बननी है, आपने उसका डिज़ाइन बनवाना है, आपने उसका वेंडर चूज़ करना है, आपने उसको एडवांस देना है, उसने बनाना है, भेजना है, उसमें भी कुछ डिलेज़ हो सकती हैं। जी हो सकता है। तो इफ यू वांट थिंग्स टू वर्क प्रॉपर्ली तो आप किसी ना किसी कैलेंडर में उसको डालेंगे, ताकि जब उसका वक़्त आए, तो आपको रिमाइंडर मिल तो आपको रिमाइंडर मिल जाए। जी, ये बिल्कुल। रिमाइंडर्स आपके फ़ोन के अंदर भी हैं, ये रिमाइंडर्स आप जो लैपटॉप ईमेल में यूज़ भी है। करते हैं, उसके अंदर आउटलुक जी, के साथ बिल्कुल है। भी एक कैलेंडर है। आपकी टेबल के ऊपर भी पड़े होते हैं बड़े-बड़े कैलेंडर। ये क्यों हैं? ये ऐसे ही बिला वजह का शौक था लोगों को, उन्होंने डब्बे-डुब्बे बना के रख दिए हुए हैं, नहीं। जो लोग ज़िंदगी में कुछ अकम्प्लिश करते हैं, वो इन कैलेंडर्स को इस्तेमाल करते हैं। कैलेंडर्स को इस्तेमाल करने के लिए इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव को ब्रेक डाउन करके टू स्मॉलर स्टेप्स, उसको किसी न किसी तरतीब में लाके, किसी न किसी दिन, हफ़्ते, महीने के ऊपर एलोकेट करके, उस दिन वो काम करेंगे, तो आप कुछ अचीव कर लेंगे। वेरी राइट। मैं इसी की एक और छोटी-सी मिसाल आपको देता हूँ। सेल्स का डिपार्टमेंट है, वो जनरली परेशान रहते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, हम कैसे इतनी सेल कैसे कर लें।
वो अचानक किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कहीं हों और अचानक कोई बड़ी-सी कंपनी का सीईओ हमें वहाँ पे मिल जाए, वो कहे, "तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, मेरे ख़्याल से मेरा सारा काम तुम और किया साल के करोगे।" टारगेट पूरे हो जाए। हाँ जी, और मेरा सारा साल का टारगेट पूरा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। So you'll need to organize your time in certain way कि आप हफ्ते में आप इतना कर लेंगे जी, हफ्ते में 2 दफ़ा मैंने अपने दफ़्तर से निकलना है, ठीक? 1 दफ़ा दफ़्तर से निकलना 2-3 घंटे का नुस्ख़ा बन जाता है। कहीं पे भी आपने जाना है, फिर किसी को मिलना है, फिर वापस आना है, तो 2 ढाई घंटे ज़ाया हो जाते हैं। 1 हफ्ते में 2 दफ़ा आपने दफ़्तर से निकलना है, ठीक है। किसी नए कस्टमर को मिलने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप महीने में 8 दफ़ा दफ़्तर से निकलेंगे और साल में 48 दफ़ा निकलेंगे। ऐसा ही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 3 साल में 150 दफ़ा निकले। अब 150 कस्टमर्स अगर आपने टच कर लिए हैं ना, मसलन हमारा जो कारोबार है, तो आप बहुत अच्छा कर लिया आपने। इससे ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी करनी, भिन-भिनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आज आप मिल के आए हैं, उसको अगले हफ़्ते फ़ोन कर लें। फ़ॉलो अप करें। फ़ोन कर लें, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते के बाद ईद आ जाएगी, तो ईद मुबारक का मैसेज भेज दें, को केक भेज दें उसको, इतना ही करना है। ऐसा ही है ना? जी, बिल्कुल ऐसे। सो व्हाट हैव आई सेड? ऑर्गनाइज़ योरसेल्फ एंड मेक अ हैबिट, ट्वाइस अ वीक, दैट्स इट। लेकिन वो भी ना करना और फिर उम्मीद भी लगाना, फिर उम्मीद पूरी ना होना, फिर उस पे नाराज़ होना, ये एक परपेचुअल रिग्रेसिव स्पाइरल है, which will keep pulling you down, it will keep demotivating you and you will not achieve anything in life. So these were some examples नहीं of सर, how to ज़बरदस्त हो organize गया। yourself in माइंड the को डिस्कस office. कर लिया हमने, वर्क प्लेस को कर लिया। अब घर के बारे में बताएँ कि हम घर में किस तरह चीज़ों को ऑर्गनाइज़ रखें या करना चाहिए? बेटे, जो जैसे मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप घर से ही अपनी गाड़ी में बैठ के इधर आते हैं, सही? तो वहाँ पे अलमारी का जो हाल है, आपके स्टोर का जो हाल है, आपकी गाड़ी का जो हाल है, वो यहाँ आके दफ़्तर का और आपके डेस्क का और उन चीज़ों का हाल। घर के अंदर जैसे हमने पहले बात की कि डेवलपिंग गुड हैबिट्स, तो द लाइफ एट होम इज़ योर लाइफ, उसी को लाइफ कहते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका घर है, जहाँ पे आप सोते हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी है या मियाँ है या माँ-बाप हैं या दोस्त यार आते हैं, मिलते हैं, ये है, वो है। आप अपने शौक भी वहीं पे पूरे करते हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, दूसरी-तीसरी चीज़ें हैं। तो उनमें इन सब चीज़ों को वक़्त चाहिए। रिलेशनशिप्स वक़्त के बेसिस पे बनती हैं, वक़्त दिए बगैर रिलेशनशिप नहीं बनती। ज़बरदस्त। पहले दिन आप किसी को मिलेंगे, वो आपका पक्का दोस्त नहीं बन जाएगा। आप उसके साथ अपने दिल की बात नहीं कर सकते जिसको आप पहले दिन मिलेंगे। वो आप कब कर सकते हैं? जब उसके साथ इतना वक़्त गुज़र गया कि एक-दूसरे की वीकनेसेस और वीक मोमेंट्स हमने इकट्ठे देखे। ऐसे सिचुएशंस आई जिनमें आपने उसको ट्रस्ट किया, उसने आपको ट्रस्ट किया, टेस्ट किया, ये किया, वो किया। अब वक़्त गुज़ारने के बाद रिलेशनशिप ऐसी हो गई कि आपको यकीन आ गया कि इसके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर करूँगा तो सकते ये मेरा मज़ाक नहीं अपने तक ही उड़ाएगा, किसी रखेगा, को बताएगा नहीं, मुझे डिसीव नहीं करेगा, वगैरह, वगैरह, मुझे वगैरह। इनकरेज करेगा, मुझे मोटिवेट एग्ज़ैक्टली। करेगा। वो किस बेसिस पे बनी? वक़्त के बेसिस पे। रिलेशनशिप्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। रिलेशनशिप्स में कौन-कौन सी हैं? वो आपकी बीवी या मियाँ के साथ रिलेशनशिप है, वो आपके बच्चों के साथ, इंडिविजुअली, अच्छा। इंडिविजुअली बेटी के साथ एक रिलेशनशिप है, छोटे बेटे के साथ एक रिलेशनशिप है, बड़े बेटे के साथ, बिकॉज़ उनके अपने शौक हैं, जी, जी। उनकी अपनी आदतें हैं। आपके घर में जो आपका चौकीदार है, उसके साथ अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं है, तो मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपको डिफेंड करेगा। क्यों करेगा वो आपको डिफेंड? उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? सो आपके नेबर के साथ आपकी रिलेशनशिप है, आपके माँ-बाप के साथ है, आपके मोहल्लेदारों के साथ है, आपके टीचर के साथ है, आपके दोस्तों के साथ। ऑल दीज़ रिलेशनशिप्स नीड टाइम वेरी एंड योर रिलेशनशिप विद यू आल्सो नीड्स टाइम। वो कैसे सर?
हाँ, बिकॉज़ द मी टाइम, अपने आप को जानोगे नहीं, तो क्या ही प्लान करोगे ज़िंदगी को? वेरी राइट। What you are good at, what scares you, what motivates you, what you like, what you dislike, what you get irritated by, what you naturally get attracted to. You will need to try things on your own, be with yourself, and be able to understand yourself. And that's the only way you. So, all these relationships need time. टाइम। Now, you can't give them time sporadically. जिसको इग्नोर करोगे, वो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, वेरी वो थैंक यू वेरी रिलेशनशिप सूख जाएगी। सूख जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि घर पे ऑर्गेनाइज करने की हम जो बात कर रहे थे कि इन रिलेशनशिप्स को मसलन मतलब मेरे घर में जिस तरह एवरी फ्राइडे माय एक्सटेंडेड फैमिली ऑल ऑफ देम कम टू माय हाउस फॉर ब्रंच एवरी संडे सॉरी। ऑलराइट। तो वो अब 12 बजे एक स्टैंडर्ड है, जब रूटीन बना दोगे तो बन जाएगी, अगलों को भी पता है। तो अगर मेरे भांजे ने भी आना है तो अब वो 1 बजे हम उसको इनवाइट नहीं करते, हम 1 बजे फ़ोन मैसेज करते हैं, "कहाँ हो?" तो ही विल से कि मैं अभी निकला हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। समझ आ रही बात? बच्चों को भी पता है, मेरी बहनों को भी पता है। और अगर कोई बहनों के बच्चे आए हुए हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि इतवार वाले दिन 12 बजे वहाँ पे पहुँचना है, 1 बजे वहाँ पे ब्रंच जो है वो लग जाएगा और हम उ उसके हिसाब से इंतज़ाम करेंगे। अब मैं सुबह को उठ के मैंने वॉक करने के लिए जाना है, दैट इज़ फॉर मी, यू अंडरस्टैंड? वेरी राइट। उससे पहले मैंने माँ को मिलना है अपनी, या अगर वो उस वक़्त सो रही हैं तो वापस आके उनको मिलना है, एक खाना कम से कम दिन में उनके साथ खाना है, स्टैंडर्ड है। बाहर जाना है, वैसे अगर कभी जाना हो हफ़्ते, महीने में कोई खाना मेरा घर पे मिस हो जाए तो हो जाए, वरना मैं खाना खा के चला जाऊँगा। सो व्हेन माय चिल्ड्रन वर यंगर तो हम बच्चों को सुला के जाते थे। दिस इज गुड प्रैक्टिस। दीज़ आर द ओनली थिंग्स, अगर आप इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, द होल वर्ल्ड अराउंड यू विल एडजस्ट टू योर स्केड्यूल। इट इज़ एन अमेजिंग थिंग, यू विल रियलाइज़ इट कि आप जो स्केड्यूल अपने लिए बनाएँगे, द होल वर्ल्ड अराउंड यू विल एडजस्ट। द वर्ल्ड इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल। So you make a schedule for yourself so that you give time to all the important relationships in your life, to all the important things in your life, and to all the important thoughts in your life. वेरी राइट। And once you do that, you organize yourself and allocate time to these things and do it on a regular basis, it will become habit. And that habit will become character and it will define whether you achieve or you do not achieve. Gosha, thank you very much for sharing your valuable insights on organization. It's a pleasure. These tips will be very helpful for us. Thank you very much once Inshallah. again. I would like to end this conversation with the fact that 1 minute spent in planning saves 10 minutes in execution. Thank you for joining us today. Until next time, stay organized, stay productive. Allah Hafiz.